जय हिंद बच्चों। इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी लेसन 9। आज की क्लास में हम क्लास 10th का लेसन 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द ट्रिब्यूट, और इसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। बच्चों, आपको बता दें, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना। यहाँ पर प्राचीन भारत की जो परंपरा है संयुक्त परिवार की, उसको लेकर एक छोटी सी कहानी आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे जो संयुक्त परिवार की प्रथा है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। पढ़ाई के लिए और अर्निंग के लिए, कमाई के लिए, बिजनेस के लिए परिवार जो है वो बिखरते जा रहे हैं और शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। उसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया है दास बैनर ने। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है बाबुली और उनके एल्डर ब्रदर, उनके बड़े भाई, और कुछ भाग उसमें बाबुली की वाइफ ने प्ले किया है। तो ध्यानपूर्वक सुनना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही भावुक कहानी है। हर कोई इस कहानी को सुनकर भावुक हो जाता है और अपने आप को उस सांचे से निकालने का प्रयास करता है। चलिए शुरू करते हैं। As I reached my desk in the office, my eyes stopped over a letter. It contained the familiar petite handwriting of my elder brother. जैसे ही मैं अपने ऑफिस में पहुंचा तो मेरी आंखें जो थीं वो एक लेटर, एक पत्र पर थम गईं, ऐसा बाबुली बताता है। वो लेटर किसका था, ये उसने कैसे पहचान लिया? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो हैंडराइटिंग लिखी थी, जो लिखाई थी, वो बहुत पिटीट थी, छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखी थी, और जिससे वो पहले से ही फेमिलियर था कि वो राइटिंग उसके एल्डर ब्रदर की है, बड़े भाई की है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटन टू मी, और उन्होंने बहुत दिनों के बाद मुझे ये पत्र लिखा है। आई श्रैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम ऑल दीज डेज। मेरे एल्डर ब्रदर का लेटर देखकर मैं अपने आप में सिकुड़ गया। श्रैंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। श्रैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम। मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं इन पिछले कुछ दिनों से अपने घर पत्र नहीं लिख रहा हूँ। आपको पता है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व की यदि हम कल्पना करें तो उस समय टेलीफोन और मोबाइल्स जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो संवाद का जो एक माध्यम था वो था पत्र, लेटर। लेटर लिख के हम अपने हाल चाल और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, उसको एक दूसरे तक पहुंचाया करते थे। तो यहाँ पर बाबुली अपने घर से आए हुए पत्र के बारे में बता रहा है कि उसे देखकर उसको कैसी फीलिंग्स होती हैं। In my student days, it was almost a routine affair. I used to go home to that. बताते हैं कि मेरे स्टूडेंट डेज में ये मेरा डेली का अफेयर था। मैं रोजाना अपने घर, अपने दिनचर्या के बारे में पत्र लिखकर बताया करता था। रूटीन अफेयर होता है, सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या होती है उसे हम कहते हैं रूटीन अफेयर। आई यूज्ड टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन अ रिकटी बस। फिर वो बताते हैं, यहाँ बाबुली अपने फ्लैशबैक में जाकर, अपने पूर्व में जाकर पूरी घटनाओं को रिकॉल करते हुए बताते हैं। उस पत्र को देखकर उन्हें सारे घटनाक्रम याद आ जाते हैं और वो भावुक हो जाते हैं, और भावुक होने के साथ साथ फिर वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए आगे के लिए बताते हैं कि मैं जब घर जाया करता था तो वो एक रिकटी बस हुआ करती थी। रिकटी का मतलब होता है खटारा बस, जो कि हर जगह से हिल रही है, प्रॉपर उसमें सीट्स नहीं है, छत उसकी क्रैक है, टूटी हुई है। इस प्रकार की एक टूटी फूटी बस थी जिसके माध्यम से मैं गांव जाया करता था। और क्या करता था? कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी। और मुझे जर्नी का मतलब होता है यात्रा करना। जर्नी का कोई स्ट्रेन, कोई स्ट्रेस मेरे ऊपर दबाव नहीं हुआ करता था। My home, my village, they used to pull me away from the moribund city life. और जब मैं शहर से गांव जाता था तो क्या फीलिंग होती थी? वाओ, माय होम, मेरा घर, माय विलेज, मेरा गांव। दे यूज्ड टू पुल मी अवे फ्रॉम द मॉरिबंड सिटी लाइफ। मॉरिबंड का मतलब होता है मरणीय, यानी जो सिटी की लाइफ है वो खुद सिटी की लाइफ को कैसा बता रहे हैं कि ये सिटी की लाइफ जो है इंसान के लिए कैसी है? मृणासन्न के समान है। मृणासन्न मतलब जो डेथ के बाद जो बेड होता है, मृत्यु के बाद, जिसे हम टटरी कहते हैं। तो वो मॉरिबंड सिटी लाइफ से
छुटकारा पाने के लिए वो विलेज और होम जाया करते थे। नाउ थिंग्स हैव चेंज एंड आई टू हैव चेंज्ड, और अब सब कुछ बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, एंड आई हैव ऑल्सो चेंज, और मैं भी बदल गया हूँ अ ग्रेट डील एट दैट। अ लॉट ऑफ cobwebs have settled around me. I am swept by that invisible tide of time and busyness. कहते हैं कि मेरे चारों ओर एक कॉबवेब बन गया है। कॉबवेब्स कहते हैं मकड़ी के जालों को। तो बाबुली सिटी में सेटल हो गया है और सिटी के अंदर उसको चारों ओर काम की व्यस्तता है और अपने जॉब की व्यस्तता है, बहुत सारे टेंशन्स हैं। तो उन सारी चिंताओं में वो घिर चुका है, वो घिरा हुआ है। तो उसको बोला गया है अ ग्रेट डील एट दैट। अ लॉट ऑफ कॉबवेब्स हैव सेटल्ड अराउंड मी। मेरे चारों ओर कॉबवेब्स सेटल हो गए हैं, मुझे उन्होंने घेर लिया है। एंड आई एम स्वेप्ट बाय दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम, और मैं उस समय के द्वारा जो है वो इनविजिबल, जो कि दिखाई नहीं देता, आई एम स्वेप्ट, मैं उनके द्वारा धो दिया गया हूँ, एंड बिजीनेस, और मैं व्यस्त हूँ। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर वेयर गॉट माई जॉब। अब आगे वो बताते हैं कि उन दिनों में भुवनेश्वर में पढ़ रहा था, वहीं पर मुझे जॉब मिल गई, उनको नौकरी मिल गई। एंड नाउ फॉर दीज 2 years आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस। और अब लगभग 2 साल मुझे जॉब करते हुए हो गए हैं, मैंने घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। यानी मैं अपनी सिटी लाइफ में इतना व्यस्त हो गया। मैनी अ टाइम्स, कई बार, माई मदर हैज़ रिटन लेटर्स कंप्लेनिंग, मेरी माँ ने मुझे कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए पत्र लिखे हैं अबाउट माई नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर। जो मैं उनको नहीं लिखता हूँ, उनसे पत्राचार के माध्यम से बात नहीं करता हूँ, उसके बारे में मेरी माँ ने मुझे कई बार लिख कर बताया, लेकिन मैंने उनके इन पत्रों का, इन लेटर्स का कोई रेस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं दिया। आगे देखते हैं कि किस प्रकार बाबुली को अपने घर से दूर होने का जो एहसास है वो सताता है। शी हैज़ इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज डेज ऑफ माइन। उन्होंने लेटर लिख के मुझे मेरे प्री मैरिज डेज, यानी जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, मैं अनमैरिड था, मेरी शादी नहीं हुई थी, वो प्री मैरिज डेज का भी उन्होंने मुझे वास्ता दिया, मुझे उसकी भी याद दिलाई कि तुम शादी के पहले कैसे थे, मुझे रोज़ चिट्ठी लिखा करते थे, और अब तुम पूरी तरह से बदल गए हो, चेंज हो गए हो। येट आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दोज स्टैंडर्ड्स ऑफ complacency which have coiled around me. I have kept quiet to prove that I am busy and preoccupied. Now she does not complain. Probably she understands my position. और मैंने क्या किया, वो लेटर लिख लिख के थक गई और मैंने उनके लेटर्स का जवाब नहीं दिया। और ऐसा मैंने क्यों किया? आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट, मैं शांत रहा। क्यों? क्योंकि मैं ये प्रूव करना चाहता था कि मैं वाकई में बहुत बिजी हूँ, मेरे पास काम की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। नाउ शी डज नॉट कंप्लेन। और अब एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान थक जाता है, माँ भी पत्र लिख लिख कर थक चुकी हैं, और अब वो शिकायत, कंप्लेन यानी शिकायत करना, अब वो शिकायत नहीं करती। प्रोबेबली शी अंडरस्टैंड्स माई पोजिशन। अब उन्हें शायद मेरी पोजीशन, मेरी जो स्थिति है उसका एहसास हो गया, वो समझती हैं कि मैं सचमुच बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी। अब यहाँ बाबुली अपने एल्डर ब्रदर के बारे में बताते हैं कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो मुझे अक्सर पत्र नहीं लिखते। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, और उन्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। ही हैज़ नेवर सॉट a token from me in lieu of his concern for me as an elder brother. बड़े भाई होने के नाते उन्हें मुझसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। In those days when I was a student, the only thing that he inquired about me was well-being. उस समय जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, विद्यार्थी हुआ करता था, तो वो केवल एक ही चीज़ की इंक्वायरी करते थे। इंक्वायरी करना मतलब जानकारी लेना। किस चीज़ की? अबाउट माई वेल बीइंग, कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, शहर में भुवनेश्वर में पढ़ने गया था, मेरा स्वास्थ्य कैसा है। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, और जब मैं विलेज आता था, घर आता था भुवनेश्वर से, ही वुड कैच, वो मछली पकड़ कर लाते थे। ही वुड कैच अ फिश फॉर मी फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस एंड वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर अ गुड फिश, फॉर आई लव्ड फिश. When the catch was scanty, the dish would be prepared exclusively for me. He would say to his wife,
You must make the dish as delicious as possible using mustard paste for babuli. यहाँ वो बताते हैं अपने ओल्डन डेज को याद करते हुए कि जब मेरे एल्डर ब्रदर को तो मुझसे कुछ नहीं चाहिए होता था, वो केवल मेरे स्वास्थ्य का और मेरे हाल चाल पूछा करते थे, लेकिन जब भी मैं विलेज जाता था तो मेरे भाई फिश कैच करके यानी मछली पकड़ कर लाते थे। कहाँ से लाते थे? फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस। मेरे घर के पीछे जो तालाब था वहाँ से वो मछली पकड़ कर लाते थे और अपनी वाइफ से कहते थे कि प्रिपेयर अ डिश। कैसे डिश बनाओ? डिलीशियस, बहुत ही लजीज और स्वाद वाली जो है फिश उसको पकाओ। और अगर मछली कम होती थी यानी कभी कभी मछलियाँ कम आती हैं, कम पकड़ाई में आती थी, तो वो केवल मेरे लिए ही वो स्पेशल डिश को अपनी वाइफ से बनवाया करते थे और कहते थे कि उसको मस्टर्ड यानी सरसों के पेस्ट में बनाई हुई फ़िश की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मस्टर्ड पेस्ट में उसके लिए फ़िश बनाओ। तो यानी वो अपने पुराने दिनों को याद कर कर बहुत भावुक हो जाते हैं। एल्डर ब्रदर का लगाव, उनकी जो मोहब्बत थी अपने छोटे भाई के लिए, उन सारी बातों का वर्णन वो इस कहानी में कर रहे हैं। Even now, he is the same man with the same tone of love. और आज भी my elder brother is like as he was. मेरे बड़े भाई वैसे ही हैं जैसे कि वो पहले हुआ करते थे। Now, nothing has changed him. दुनिया की हर चीज़ बदल रही है। मैं शहर में नौकरी करने लगा, भाइयों की शादियां हो गई, बच्चे हो गए, फिर भी नथिंग हैज़ चेंज्ड हिम। किसी चीज़ ने मेरे बड़े भाई को नहीं बदला। हिज 7 children, father, mother, cattle, fields, household responsibilities. He is the same, my elder brother. यहाँ वो बताते हैं कि उनके 7 बच्चे हैं, यानी एल्डर ब्रदर हैज 7 चिल्ड्रन, फादर, मदर, साथ में माता पिता भी हैं, कैटल्स मतलब दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि, फील्ड्स उनके ऊपर खेतों की भी जिम्मेदारी है, हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और साथ ही तमाम घर की जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर हैं। पर इन सब के बावजूद ही इज द सेम, वो आज भी वैसे ही हैं, बिकॉज ही इज माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई। I handed the letter carefully. मैंने इस लेटर को, इस पत्र को पढ़ा क्योंकि वो लेटर पढ़ते हुए उनको ही अपने पुरानी सारी बातें याद आ रही हैं और उन्हें रिकॉल करके आपको कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। उन्होंने पत्र को ध्यानपूर्वक रख दिया। He had asked me to come home. लेटर में my elder brother has asked me. मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा है कि मुझे घर आना है। Some feud had taken place. क्यों आना है? क्योंकि घर में कुछ झगड़ा हो गया है। फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, तो उस झगड़े के कारण घर में बंटवारा होना है। सम फ्यूड हैड टेकन प्लेस इन होम। माई प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसिबल। और जो मेरा प्रेजेंस है, मेरी उपस्थिति है, वहाँ पर वो अनिवार्य है, उसके बिना ये कार्य नहीं हो सकता। तो किन चीज़ों में होना है? द टू सिस्टर इन लॉ, किन में झगड़ा हुआ है? द टू सिस्टर इन लॉ हैड क्वारल्ड। जो बाबुली से बड़े भाई हैं और बीच वाले भाई हैं, उनकी जो वाइव्स हैं, सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है भाभियाँ, तो द टू सिस्टर इन लॉ हैड क्वारल्ड। क्वारल का मतलब होता है झगड़ना। आर पैडी फील्ड्स, द कॉटेज एंड ऑल द मूवेबल्स एंड इमूवेबल्स वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अमंगस्ट अस। तो जिसके कारण से वो अपना अपना हिस्सा मांग रही हैं। तो बड़े भाई ने उस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार किया और बाबुली को लेटर लिख के गांव बुलाया है और ये कहा है कि पैडी फील्ड्स यानी धान के जो खेत हैं वो, कॉटेज यानी उनका जो गांव में घर है वो, एंड ऑल मूवेबल्स एंड इमूवेबल्स, और जितनी भी चल और अचल संपत्ति है, मूवेबल्स मतलब चल और अचल संपत्ति के लिए यहाँ ये शब्द आए हैं, वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और उन सब का 3 भागों में बंटवारा होना है। किसमें? तीनों भाइयों में, जिसके लिए माई प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसिबल, मेरी जो मौजूदगी थी, उपस्थिति थी, वो अनिवार्य थी। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर हु वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडमेंट अबाउट द डिवीजन। यहाँ वो बताते हैं कि जो मेरे दूसरे नंबर के भाई थे, वो उनको ज़्यादा था कि उनको अपना जो हिस्सा था भूमि से और कॉटेज से और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से, वो उनको चाहिए था, जिसके लिए बड़े भाई तैयार हो गए और उन्होंने हामी भर दी। आगे कहानी में देखते हैं। इन द इवनिंग
When I told my wife about the partition that was to take place, जब शाम को मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने अपनी वाइफ को बताया कि पार्टीशन होना है, गांव में बंटवारा होना है. I found her totally unperturbed. तो मैंने क्या देखा कि वो जो थी वो अनपर्टर्ब्ड हो गई. अनपर्टर्ब्ड का मतलब होता है अविचलित सी हो गई. और उसने कहा, क्या कहा? When, कब होना है? As if she was all prepared and waiting for this event to take place. ऐसा लगा मानो जैसे कि वो इस इवेंट के लिए, इस घटना के लिए बेसब्री से, बेचैनी से इंतजार कर रही हो. तो मेरा जवाब था इन अ वीक टाइम. इन अ वीक्स टाइम यानी लगभग एक सप्ताह के समय में ये काम होना है. In bed that night my wife asked me all sorts of questions. What would be our share and how much would fetch us on selling it? I said nothing for a while. जब हम रात को सो रहे थे तब मेरी वाइफ के मन में जो प्रश्न आ रहे थे उसने मुझसे पूछे, क्या कितना शेयर मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा हमें, और यदि हम उसको बेच देते हैं तो हम कितना पैसा हमको उससे कैश में मिलेगा. तो मेरा जवाब था नथिंग. कुछ देर के लिए मैंने उससे कहा नथिंग, बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, परंतु उसको संतुष्ट करने के लिए एट लास्ट आई गेस्ड दैट अराउंड 20,000. मैंने उसको कहा कि लगभग 20,000 रुपये यदि हम उसे बेच देंगे तो हमको मिलेंगे. उसकी जो पत्नी है बाबुली की, उसके मन में नए नए विचार आना शुरू हो जाते हैं. शी केम क्लोजर टू मी एंड सेड, we wouldn't need any land in the village. What shall we do with it? Let's sell it and take the money. Remember, when you sell it, hand over to me the entire 20,000. I will make proper use of it. We need a fridge. You know, summer is approaching. You need not to go to the office by bicycle. We will buy a scooter. तो यहाँ बताया गया है कि जो पत्नी है वो अपने विचार प्रकट कर रही है कि पूरे 20,000 रुपये तुम मुझे दे देना, मैं उसका प्रॉपर यूज़ करूँगी, उसका सही इस्तेमाल करूँगी. हमको बहुत सारी चीज़ें ख़रीदना है, गर्मी आ रही है तुम्हें पता है. आई नीड अ फ्रिज, मुझे एक फ्रिज की ज़रूरत है. और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम साइकिल से ऑफिस नहीं जाओगे, अपन एक पुरानी स्कूटर ख़रीद लेंगे. और उसके बाद और भी चीज़ों की उसने सूची बताई, और जो बचेगा उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे. एंड द रेस्ट वी विल पुट इन द बैंक. बैंक के अंदर हम उन्हें जमा कर देंगे. देयर इज़ नो यूज़ कीपिंग लैंड. हमें भूमि रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इन द विलेज. क्या करेंगे हम ज़मीन रख के? हम तो उसको बेच देंगे. वी कैन नॉट लुक आफ्टर इट, क्योंकि हम तो शहर में रहते हैं, हम तो भुवनेश्वर में रहते हैं, हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते. एंड वाई शुड अदर्स ड्रॉ बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर लैंड. तो दूसरे हमारी भूमि से फ़ायदा क्यों उठाएं? तो इस प्रकार के विचार उसके मन में आ जाते हैं, और ये सब बाबुली जो है वो ध्यान से सुन रहा है. आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम्ब लुकिंग इन टू द डार्कनेस. आई फेल्ट एज इफ द बचर वॉज शार्पनिंग हिज नाइफ, humming a tune and waiting to tear me into large chunks of meat and consoling me, saying that there is a better life after death. मैं ये सब चुपचाप सुन रहा था और सोच रहा था कि जैसे मैं एक मासूम जो लैम्ब होता है, बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं, तो मेमने के जैसे मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने एक कसाई खड़ा है, और वो कसाई अपनी नाइफ को शार्प कर रहा है और क्या कह रहा है कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए वो तैयार है, और मुझे ये कंसोल कर रहा है, मुझे ये समझा रहा है कि डेथ के बाद, मृत्यु के बाद तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा. ऐसा विचार बाबुली के मन में आता है जब वो अपनी वाइफ की पूरी प्लानिंग को सुनता है. आगे बाबुली कहते हैं, गॉन आर दोज डेज. अब वो दिन चले गए हैं, अब वो दिन मेरे सामने नहीं है. वेयर इज द हार्ट गॉन एंड वेयर आर दोज डेज. वो दिल जो मेरा हुआ करता था वो कहाँ गया, और वो दिन अब कहाँ गए. वेयर हैज़ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गॉन. और जो फीलिंग मेरे अंदर उत्पन्न होती थी मेरे घर, मेरे गांव, मेरे भाई बहनों के लिए, वो कहाँ गई. आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ अ स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ अ सडन बिकम सो इंटीमेट. मैं सोच भी नहीं सकता था कि कैसे एक स्ट्रेंजर, यहाँ पर उन्होंने कहा है अपनी वाइफ के लिए, कि कैसे वाइफ को हम दूसरे घर से ब्याह कर लेकर आते हैं, तो बताते हैं कि वो कि इतनी इंटीमेसी उसके अंदर कैसे आ गई, इतनी इंटीमेट वो कैसे हो गई, कैसे उसको इतना सारा लगाव एकदम उत्पन्न हो गया उन पैसों के लिए कि जो अभी आए भी नहीं हैं. बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन 2 days. ये सारे विचार मेरे मन में घूम रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे.
फिर भी मैं 2 दिनों में अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया। आई ग्रू यूज्ड टू व्हाट हैड बीन अ शॉक। ये एक जो शॉक देने वाली, एक चौंका देने वाली जो घटना थी पत्र में लिखी, इससे मैं बाहर निकला। लेटर ऑन, फिर बाद में क्या किया, इन द मार्केट प्लेस, मैं अपनी वाइफ के साथ मार्केट गया क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ गई कि हमें ये लेना है, हमें वो लेना है। कीपिंग पैच विथ माई वाइफ, अपनी वाइफ के साथ में गया। एंड आई इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट थिंग्स। तो जो जो चीज़ें उसकी सोचे में थी, उसे ख़रीदना थी, उसके प्राइजेस को मैंने इंक्वायर किया, उनकी जानकारी ली कि कौन सी चीज़ कितने की आएगी। अब बहुत ही दुख से, अंदर से वो बहुत दुखी है, और उसने पूछा, ये अंदाज़ा लगा लिया था कि बाइंग अ फ्रिज वॉज ऑलमोस्ट सर्टन, एक फ्रिज और एक स्कूटर लेना तो पक्का ही है, तो वो कितने के आएंगे, इन सब बातों। उसके बाद उसकी वाइफ के प्लान में था कि हम एक स्टीरियो सेट यानी एक रिकॉर्डर वाला सेट भी खरीदेंगे, कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी खरीदेंगे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी सोने के आभूषण। तो उन सब के रेट्स हमने पता किए। एंड आई रश टू ऑक्यूपाई। इन सारी चीज़ों से मैं अपने आप को निकाल नहीं पा रहा था। आगे देखते हैं। अब उनके गांव जाने का दिन आ गया। ऑलमोस्ट जब उन्होंने अपने भाई को इन्फॉर्म कर दिया कि ठीक है भैया मैं आ रहा हूँ, एंड नाउ ही इज़ रेडी टू गो टू द विलेज। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून एंड आई फेल्ट फॉर विलेज। ये सैटरडे आफ्टरनून की बात है। एंड आई लेफ्ट, मैं गांव के लिए रवाना हुआ। द सीट वॉज बिहाइंड द ड्राइवर। जो सीट थी वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट थी, जिस पर बैठना बाबुली को बहुत अच्छा लगता था। और जल्दी जल्दी उस सीट को ऑक्यूपाई करने में जब वो बस में चढ़े तो उनके नी में, उनके घुटने में चोट लग गई। और उस चोट लगने के कारण उनका जो सूटकेस था वो उनके हाथ से छूट गया। और उस सूटकेस में क्या रखा था, उन्होंने उस सूटकेस में अपनी माँ के लिए प्रसाद खरीदा हुआ था, वो रखा हुआ था। लिंगराज भगवान के लिए, जो कि उनकी माँ को बहुत पसंद था, वो प्रसाद लेकर वो बस में चढ़े। चोट के कारण उनके हाथ से सूटकेस छूट गया, और सूटकेस छूटने के कारण वो प्रसाद जो है वो ज़मीन पर बिखर गया। शर्मिंदगी महसूस करते हुए उन्होंने उस जो प्रसाद पैकेट में पैक था उसे उठाया, और उसे उठाकर अपने सूटकेस में फिर से रखा, और वहाँ पर शांति से बैठ गए। ये सारी घटना में उनको अंतरात्मा से आवाज़ आ रही थी, यू हैव नॉट बॉदर्ड इन द लीस्ट टू रिटेन दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम। वो आवाज़ उनसे कह रही थी कि जो कम से कम तुम्हारे दिल में जो प्यार तुम्हारे घर और माँ के लिए था, तुमने उसको भी बचा कर नहीं रख पाए। इंस्टेड यू हैव सोल्ड इट टू द बचर टू हेल्प योर सेल्फ बिकम अ सिटी बाबू। उसके बजाय तुमने अपने आप को एक कसाई के हवाले कर दिया, एक शहरी बाबू बनने के लिए। कर्सेस बी ऑन यू, लानत है तुम्हारे ऊपर। ऐसा अंतरात्मा से उसको आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो इतने दिनों के बाद जा रहा है, और जो ट्रेजेडी बस में उसके साथ हो गई उन सब बातों के बदले में। आई बोर्डेड द बस, बस में मैं चढ़ा, कलेक्टिंग द ब्रीफ केस एंड द कंटेंट ऑफ द सॉलिड। मैं बस में चढ़ा, और बस में चढ़ते समय मैंने जो कंटेंट सॉलिड था, जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो बची हुई थी, वो मैंने इकट्ठा करी और अपने सूटकेस में रखी। सॉलिड पैकेट्स, वेयरिंग अ शेमलेस स्माइल फॉर अ क्लीनर एंड द कंडक्टर ऑफ द बस। तो बस के जो क्लीनर और कंडक्टर होते हैं उनको मैं मुस्कुराता हुआ देखा मैंने, और वो शर्मिंदगी के साथ वो सामान समेट कर पैकेट में रख लिया। इट वॉज 5 in the evening when I got down। शाम के 5 बज गए थे जब मैं बस से उतरा। एंड आई हैड रिटन बिफोर हैंड, क्योंकि मैं भाई को पहले ही लिख के बता चुका था कि आई एम कमिंग टू विलेज। तो पहले से ही माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर टू मीट मी एट द बस स्टॉप, एंड ही अपीयर्ड अ लिटिल टायर्ड एंड वॉर्न आउट। मेरे एल्डर ब्रदर वहाँ पहले से ही खड़े हुए थे, जो कि बहुत टायर्ड यानी थके हुए लग रहे थे। गिव द ब्रीफ केस टू मी, दैट मस्ट बी हैवी। ये ब्रीफ केस मुझे दे दो, बहुत भारी होगा। एंड ही ऑलमोस्ट स्नैच्ड इट अवे फ्रॉम मी, और उन्होंने मेरे हाथ से वो ब्रीफ केस ले लिया। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट, और मैं उनके पैर छूना तक भूल गया। नहीं तो मैं हर बार जब भी विलेज जाता था, बस से उतर के पहले भाई के पैर छूता था। दिस हैड इवन हैपेंड अर्लियर। वो कह रहे हैं दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, पहली बार ही ऐसा हुआ है। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरा भाई सूटकेस लेके मेरे आगे आगे चल रहा था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बाबुली बंटवारे के लिए उसको गांव बुलाया गया है, भाई उसको लेने खड़ा हुआ है। हम दोनों वहाँ रोड पर बात करते हुए गांव की ओर जाते हैं। When we were walking on the village road, dusty and
ever the same. I remembered my childhood days. और जब विलेज रोड पे हम जा रहे हैं तो मुझे अपने बचपन के दिनों की याद आ जाती है. I was usually crossing the street. जब मैं गांव की सड़क क्रॉस किया करता था तो मेरे बड़े भाई मेरे साथ हुआ करते थे, हर बार मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए. और मैं जब ट्यूशन पढ़ने जाया करता था तो मेरा भाई वहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार किया करता था कि मेरा ट्यूशन का क्लास हो जाए और वो मुझे साथ घर ले जाएं. मेरी कॉपी, मेरा बैग, सब कुछ वो हाथ में लिया करते थे ताकि मैं ना थकूं. इन सब बातों को जब मैं घर जा रहा हूँ एल्डर ब्रदर के साथ तो मुझे याद आ रही हैं, ऐसा यहाँ बाबूली बताते हैं. और अब वो घर पहुँच जाते हैं और Come, hold my hand and walk with me. He sometimes used to carry me on his shoulders while going to the fields of a stroll. अब लास्ट में वो बताते हैं कि जब ट्यूशन में मेरे भाई मेरे साथ होते थे, बस स्टॉप पे मुझे लिए खड़े रहते थे, और कभी कभी जब वो फील्ड्स की स्ट्रॉलिंग करने जाते थे, खेतों को जब निगरानी करने जाते थे, तो मुझे अपने शोल्डर्स, अपने कंधों पर बिठाकर ले जाया करते थे. तो यहाँ पूरा इस फर्स्ट भाग में अपने बड़े भाई का चरित्र चित्रण किया गया है कि वो कैसे और किस व्यक्तित्व के पुरुष थे. आज की क्लास में हम यही विराम लेंगे, अगली क्लास में हम फिर कंटिन्यू करेंगे. धन्यवाद.